हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विद्यावती एकेडमी में। मैं विवेक आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 26-27 जून को वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का 2023 में आयोजित होने वाला यह पहला परीक्षा होगा। तो जो वीडियो री एग्ज़ाम के सिलेबस में 50 प्रश्न हिंदी है। इसके पहले वीडियो में मैंने हिंदी के टॉपिक समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य आदि टॉपिकों के साथ हमने वीडियो बनाया है और वीडियो आप लोग देखे होंगे तो प्रश्नों को करने में बहुत आसानी होगी। और ये जो प्रश्न हम लोग तैयार किए हैं, हमारी टीम जो प्रश्नों को तैयार किया है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आप लोग अभ्यास सेट के माध्यम से आप इसको करेंगे। तो आज का जो हिंदी का 50 प्रश्नों का 50 प्रश्न जैसे कि उसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो 50 प्रश्नों को हम लेकर के आ रहे हैं। और वीडियो का जो ड्यूरेशन है थोड़ा लंबा हो सकता है, आधे घंटे से अधिक, क्योंकि 50 प्रश्नों को हल करना ये जल्दी मतलब दाल भात का उसको क्या कहते हैं कवर है नहीं। तो चलिए देखते हैं आज का जो हिंदी का अभ्यास वीडियो अभ्यास सेट 1 हिंदी सामान्य हिंदी। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर दिखा रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिंग के आधार पर साधु का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से लिंग के आधार पर साधु का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साधुनी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सन्यासिनी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है साध्वी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है असाधु। तो जो साधु का विलोम शब्द है मतलब लिंग के आधार पर, उसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मतलब साध्वी। प्रश्न नंबर 2 कमल शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए तामरस, ऑप्शन नंबर बी सोमरस, ऑप्शन नंबर सी रसाल, ऑप्शन नंबर डी अम्बु। तो जो कमल है उसका पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर दूसरा का जो पहला है ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर। इसका जो क है पहला ऑप्शन है तामरस, वह सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, उसके लिए जो शुद्ध शब्द है वह क्या है। पहला ऑप्शन नंबर ए या क कह रहा है दावाग्नि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बड़वाग्नि, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जठराग्नि, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मंदाग्नि। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। जठराग्नि को ही पेट की अग्नि कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। लक्ष्मण की मुस्कान परशुराम के क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देती है। जो लक्ष्मण की मुस्कान है वह परशुराम के क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देती है। रेखांकित, जहाँ से रेखा जैसे लिखा गया और भी अधिक बढ़ा देती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा बताओ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाल पीना होना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मढ़ी में आग देना यानी घी में अग्नि डालना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हवा हो जाना, ऑप्शन नंबर डी का इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है 4 का वह हो जाएगा मढ़ी में आग देना। मढ़ी में आग देना मतलब कि कोई भी ऐसा खरपतवार है, मढ़ी है, उसमें आग लगा देना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। सृजन का विलोम शब्द है। सृजन का मतलब होता है बनाना या निर्माण। अब इसका विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संहार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दुर्जन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बनावट। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संहार सृजन का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा अरविंद का पर्याय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है नहीं है, अरविंद का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर क मिलिंद, ऑप्शन नंबर ख पंकज, ऑप्शन नंबर ग जलज और ऑप्शन नंबर घ अम्बुज। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलिंद। ऑप्शन नंबर ए मिलिंद। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आम और कलम शब्द संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि हम एक ध्वज के नीचे एकत्र हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वह कह रहा है उसे वीणा बजाना नहीं आता।
तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम एक ध्वज के नीचे एकत्र हुए हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सफाई के सामने की वस्तु चोरी करना के लिए मुहावरा बताओ। मतलब कि जो सामने रखी हुई वस्तु है उसको उड़ा देना, जम गया तो गायब कर देना, उसके लिए मुहावरा बताइए। प्रश्न नंबर ए, हाथ धोकर पीछे पड़ना, कलई खोलना, आंख का काजल चुराना, और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ग, आंख का काजल चुराना। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अध्यात्म, ऑप्शन नंबर बी जो है प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर सी पारिवारिक, ऑप्शन नंबर डी आशीर्वाद। तो ये तभी कंफर्म होगा जब आप शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? लिखा है यहाँ पर निम्न में, प्रश्न लिखा है 10 नंबर का, निम्न में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित, अनुग्रहित। 4 ऑप्शन है, इसमें से सबसे जो सही उत्तर है, सटीक उत्तर है वह हो जाएगा अनुगृहित। 10 का बी यानी ख, अनुगृहित। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मानस का हंस किसे जीवन पर आधारित उपन्यास है? जो मानस का हंस है, मानस का हंस यह एक पुस्तक का नाम है, उपन्यास का नाम है, यह किसके जीवन पर आधारित है? तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला सूरदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा तुलसीदास और चौथा रसखानदास। तो यह जो मानस का हंस है यह किसके जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी मतलब ख सही उत्तर है, कबीरदास। प्रश्न नंबर 12, इन्वर्टेड कामा में लिखा है कि सूरज उगा और अंधेरा भागा, इन्वर्टेड कामा बंद। इस वाक्य में और शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वह तो विस्मयादि बोधक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नहीं समुच्च बोधक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नहीं क्रिया विशेषण है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संबंध बोधक है। तो 12 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, समुच्च बोधक। क्या हो जाएगा? 12 का बी, समुच्च बोधक। प्रश्न नंबर 1 जो है 11 जो है इसका हम लोग कबीरदास उत्तर बता दिए हैं, यह उत्तर गलत है। अभी टेक्निकल टीम मुझे बताई कि यह उत्तर जो है यह गलत है। तो जो 11 का जो सही उत्तर है स्क्रीन पर दिख रहा है, इस 11 का जो सही उत्तर है मानस का हंस, यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। किसके जीवन पर? तुलसीदास के। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि यदि माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगी। लिखा है कि यदि माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगी। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, कौन सा वाच्य है? तो पहला लिखा है इच्छावाचक, दूसरा संकेतवाचक, तीसरा विधिवाचक और चौथा संदेहवाचक, चौथा संदेहवाचक। तो जो 13 है उसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा संकेतवाचक। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अर्थ इसका बहुत ही अच्छा है कि बिन पैरों का चल सकता है और बिन कानों का सुन सकता है, हाथ उसके नहीं है लेकिन कर्म एक एक से विधि अन्य अन्य कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन नंबर क सोरठा, ख चौपाई, ग दोहा, घ बरवै। घ जो है वह बरवै कह रहा है। तो 14 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ख चौपाई। क्या है यह? चौपाई है। प्रश्न नंबर 15 आधा गांव, इन्वर्टेड कामा में लिखा है कि आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? जो आधा गांव उपन्यास है उनके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन नंबर बी राही मासूम रजा, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र यादव। इसका जो सही उत्तर है 15 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राही मासूम रजा, राही मासूम रजा। प्रश्न नंबर 16 देवाश्रित में कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वह कारक चिन्हों पर आधारित होते हैं। तो कह रहा है कि देवाश्रित में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आप ऐसे ही ध्यान से देख सकते हैं कि देवों पर आश्रित उसे देवाश्रित कहते हैं। तो में पै पर यानी अधिकरण, हमारे हिसाब से तो यही होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला अपदान तत्पुरुष समास,
दूसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, तीसरा संबंध तत्पुरुष समास, चौथा जो है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसका जो मैप है पर अधिकरण तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन नंबर डी घ उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं। प्रश्न यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर क भाषा, ख बोली, ग उपभाषा, घ शैली। तो इसका जो सही उत्तर है 17 का वह हो जाएगा बी। डायलेक्ट उसे हम कहते हैं जिससे हम डायलॉग मारते हैं, यानी बोलते हैं, बोली, डायलेक्ट बोली, ख इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि वीरों का कैसा होगा बसंत। वीरों का कैसा होगा बसंत इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो 18 का जो सही उत्तर है, जैसा कि पता चल रहा है कि वीरों का कैसा होगा बसंत, उसमें वीर शब्द के बारे में ही बोल दिया है। तो इसका सही उत्तर, बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है वीर रस। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ग, वह हो जाएगा ग। 20 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। अब कोई बुरी तरह से प्रसिद्ध नहीं हो सकता है, बुरी तरह से कुख्यात हो सकता है, या पहले ही गलत हो गया। यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। जहाँ तक कुछ सही कह रहा है कि यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। वे इंदौर के वजनदार विद्वान है। अरे वजनदार तो विद्वान थोड़ी ना होते भाई। उसका गुस्सा उबल रहा है, पानी उबलता है, गुस्सा नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताएं। जो जातिवाचक संज्ञा है वह क्या है। ऑप्शन नंबर क लड़का, ख सेना, ग श्याम और घ दुख, घ दुख। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 21 का वह हो जाएगा लड़का। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़का, लड़की, पुरुष, महिला। ठीक है, निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा संबंध बोधक अभिकारी नहीं है। संबंध बोधक अभिकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर क बिना, ख मारे, ग शाबाश, घ पहले। तो इसमें से कौन सा संबंध बोधक अभिकारी नहीं है। प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ग शाबाश, वह हो जाएगा ग शाबाश। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि का सरवरी तेहि देव मयंकु, का सरवरी तेहि देव मयंकु, चाँद कलंकी वह निकलंकु, चाँद कलंकी वह निकलंकु। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैंने आप लोगों को अलंकार पढ़ाया है, उसको आप लोग यदि अच्छे से देखे होंगे तो कन्फर्म इसका उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है कि व्यक्तिरेक, ऑप्शन नंबर ख कह रहा है कि यमक, ऑप्शन नंबर ग कह रहा है श्लेष, ऑप्शन नंबर घ कह रहा है वक्रोक्ति। तो जो 23 का जो सही उत्तर है 23 का वह हो जाएगा व्यक्तिरेक। व्यक्तिरेक अलंकार इसमें है। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि हो सकता है शाम तक इस कठिनाई का समाधान निकल आए। हो सकता है शाम तक, प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि हो सकता है शाम तक इस कठिनाई का हल निकल आए या समाधान निकल आए। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है या वाच्य है, कौन सा वाचक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विधिवाचक। तो जो प्रश्न नंबर 24 है उसका सही उत्तर है संदेहवाचक। संदेह कर रहा है कि हो सकता है शाम तक इस कठिनाई का समाधान हो जाए। प्रश्न नंबर 25, हम अभी इस प्रश्न को करने के बाद इस सीरीज के आधे प्रश्नों तक पहुँच पाए हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन सा है। उ, क कह रहा है उ, ख कह रहा है उ, ग कह रहा ओ, घ कह रहा औ। तो इसका जो सही उत्तर है 25 का वह हो जाएगा बी बड़ा ऊ। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि समुदायवाचक संज्ञा छांटिए। जो समुदायवाचक संज्ञा है उसको छांटिए। क कह रहा है कि गाय, ऑप्शन नंबर क कह रहा है गाय, ऑप्शन नंबर ख कह रहा है फौज, ऑप्शन नंबर ग कह रहा है दही और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है हिमालय। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदायवाचक जो संज्ञा है वह फौज से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो पहला है ऑप्शन नंबर क, वह कह रहा है कि बिन सुना, ऑप्शन नंबर ख उपदेश, ऑप्शन नंबर ग संयोग, ऑप्शन नंबर घ अभिप्राय। तो जो 27 का सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख उपदेश।
ऑप्शन नंबर ख उपदेश। प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं और 28 को देखते हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि जैसी शक्ति, ऑप्शन नंबर ग ख कह रहा है कि जितनी शक्ति, ऑप्शन नंबर ग कह रहा है शक्ति के अनुसार, ऑप्शन नंबर घ कह रहा है यथा जो शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। कह रहा है कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि यण संधि, सूर्य धन उदय। हाँ। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ग कह रहा है गुण संधि, ऑप्शन नंबर घ कह रहा है वृद्धि संधि। तो हमारे हिसाब से सूर्योदय में जो संधि है वह होगा गुण संधि, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 29 का सी ग गुण संधि। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि विलोम शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? जो विलोम शब्द हैं उनके बीच में जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ही आप लोग बता सकते हैं कि जो 30 है उसका जो ये चिन्ह लगता है, माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगता है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो योजक चिन्ह ऑप्शन नंबर ए में है, तो उसका सही उत्तर यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? दादी, बकरी, लोरी, देवी। तो प्रश्न नंबर 31 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा लोरी। लोरी शब्द में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किस वाक्य में है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, पहला सोनू यह कदम उठाना। सोनू यह कदम उठाना, वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ख कह रहा है कि रानी बच्चे को कपड़ा पहनाना। सुरेश पानी भिजवाना। घ मोहन यही किताब दिलाना। मोहन यही किताब दिलाना। तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी सुरेश पानी भिजवाना। सुरेश पानी भिजवाना। प्रश्न नंबर 33 वातानुकूल शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। वातानुकूल शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। पहला वात धन आनुकूल, दूसरा वात धन अनुकूल, तीसरा वात धन अनुकूल और चौथा वात धन अनुकूल। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन को, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से सही उत्तर क्या है। और जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ख वात धन अनुकूल। प्रश्न नंबर 34 यह गाय काली है, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया। कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 34 का सही उत्तर है वह निश्चयवाचक। यह गाय काली है, निश्चित ही इस गाय के बारे में बात कर रहा है, तो यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 35 समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष और विशेषण है? दो विशेषण, तीन विशेष, चार विशेषण, दो विशेष, तीन विशेषण, चार विशेष, दो विशेषण। तो ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसका जो सही उत्तर है 35 का वो हो जाएगा सी दो विशेष और तीन विशेषण। दो विशेष और तीन विशेषण। 36 कह रहा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? क कह रहा है चौगुना, ख कह रहा है नया, ग कह रहा है तीन, घ कह रहा है कुछ। तो जो 36 का सही उत्तर है वह हो जाएगा नया। नया जो है ना वह गुणवाचक विशेषण है। 37 कह रहा है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। अब नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप तो नेता ही होता है, तो 37 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क उसका सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि दिनेश आज भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दिनेश आज भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, मतलब दिनेश अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? परतंत्र बोधक, परतंत्रता बोधक, शक्ति बोधक क्रिया, आरंभ बोधक, इच्छा बोधक। तो ये हमारे समझ से आ रहा है शक्ति बोधक क्रिया। जो प्रश्न नंबर 38 है उसका सही उत्तर है बिल्कुल शक्ति बोधक क्रिया। प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं कि तुम्हारे द्वारा यह काम क्यों नहीं किया गया। वाक्य है कि तुम्हारे द्वारा यह काम क्यों नहीं किया गया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच, कर्मवाच, कृतवाच, संदेहवाचक। तो 39 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कर्मवाच, कि तुम्हारे द्वारा यह काम, जहाँ पर द्वारा लग जाता है वहाँ पर कर्मवाच हो जाता है। आप लोग ध्यान से कर्मवाच्य को पढ़िए और वाच्य वाला वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। 40
प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि रेखांकित निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने है। पहला कह रहा है कि ख ज, दूसरा कह रहा है उ, तीसरा कह रहा है ऐ औ और चौथा कह रहा है श। तो जो 40 का सही उत्तर है वह हो जाएगा ख ज। यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, इससे पता चल जाएगा कि नवीनतम विकसित ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि सहचर शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। सहचर शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। तो पहला जो है वह हो जाएगा अल्पविराम, दूसरा विवरण, तीसरा अवतरण चिन्ह, चौथा योजक चिन्ह। तो 41 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा सहचर, मतलब साथ साथ, जैसे माता पिता, दिन रात, नदी नाले, तो इनके बीच में जो चिन्ह लगता है सहचर शब्दों के बीच में, वह लगता है योजक चिन्ह। क्या लगता है? योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 42 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रत्यय नहीं लगा हुआ है या किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। पहला खाना, दूसरा गाना, तीसरा रोना और चौथा खजाना। तो जैसे खाना में खा धातु है, गाना में गा धातु है और रोना में रो धातु है, लेकिन खजाना में कोई धातु नहीं है। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, खजाना। प्रश्न नंबर 43, यामा के रचयिता है। यामा एक पुस्तक का नाम है, उसके रचयिता कौन है। क सुमित्रानंदन पंत, ख सुभद्रा कुमारी चौहान, ग महादेवी वर्मा और घ मीरा बाई। जो 43 का दोस्तों सही उत्तर है वह हो जाएगा सी महादेवी वर्मा। ग उत्तर सही है। 44 कह रहा है कि आंसू शब्द का बहुवचन होगा। तो आंसू शब्द का बहुवचन दोस्तों वह पानी है, आंसू की बूंद है। आंसू का जो बहुवचन है वह आंसू ही होगा। आंसुए, आंसुओं, आंसुओं पर मत जाइएगा। जो आंसू का बहुवचन है, एक वचन शब्द में आंसू ही लिखा जाता है। अब प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वह क्या है। गायिका, गायक का स्त्रीलिंग रूप गायिका होता है। अभी इसमें लेकिन लिखा है दो गायिका, ख और घ, दो गायिका लिखा है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख। अब प्रश्न नंबर 46 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। क कह रहा है कोई, ख कह रहा है कौन, ग कह रहा है जो, घ कह रहा है वह। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है वह हो जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका ग, जो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है त्र वर्ण किसके योग से बना है। तो त्र जो वर्ण है आधा त पूरा र से बना है। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ग दिख रहा है, उसको लगा दो। नहीं, घ दिख रहा है, आधा त प्लस र। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही उत्तर है। 48 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन, आप लोग बहुत सुने होंगे, बहुत चर्चित नाटक है। आषाढ़ का एक दिन के जो रचयिता है वह कौन है। क कह रहा है सेठ गोविंद दास, ख कह रहा है भीष्म साहनी, ग कह रहा है मोहन राकेश, घ कह रहा है लक्ष्मी नारायण लाल। तो 48 का जो सही उत्तर है वह है मोहन राकेश। मोहन राकेश द्वारा लिखित यह नाटक आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न नंबर 49, निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई पन किन्ह, सकल मुनिन्ह के आश्रमन जाय जाय सुख दिन। यह चौपाई लिखा गया है। इसमें उपयुक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हो रही है। तो इसमें जो रस की निष्पत्ति हो रही है वह हो रही है वीर रस की निष्पत्ति, क्योंकि यह कह रहा है निशिचर हीन करहु मही, मतलब निशाचर बहुत ज़्यादा है और वो अपने भुजा में कुछ उठा करके मुनि के आश्रम में जा करके मुनियों को सुख देना, यह एक वीर का काम हो सकता है। इसका अर्थ इस तरह से निकाला जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वीर रस। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि बघेली बोली का संबंध किस भाषा उपभाषा से है। जो बघेली बोली का संबंध है वह किस भाषा उपभाषा से है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी है उसी भाषा का उपभाषा जो है वह बघेली है। क्या है? बघेली है। तो इस तरह से आज 50 क्वेश्चन, ये जो वीडियो का अभ्यास सेट 1 चल रहा था यह यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है 50 प्रश्नों का आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और वीडियो री एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों के पास अपने शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे और बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार।
इतना आप लोग झेल लिए, काफ़ी है।